हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं मैं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर एफबीएच में। तो दोस्तों, जो हमारी आज की वीडियो है इसमें हम यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की जो वीडियो है इसमें आपको कम से कम दो तीन ऑब्जेक्टिव जो है वो इसी में पूछे जाएंगे। ये जो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है, इसमें सिर्फ हम यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट के बारे में ही नहीं डिस्कस करेंगे, हम डिडक्शंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और जो हमारे पास और भी कुछ क्राइटेरियाज है इसके साथ, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास पहले ही होता है अर्थवर्क। मतलब कि हम अगर एक्सकेवेशन कर रहे हैं या फिर फिलिंग कर रहे हैं तो उसको कहते हैं हम अर्थवर्क करना। मतलब कि या तो खोद रहे हैं जमीन को या फिर फिलिंग कर रहे हैं, मतलब कि फिल कर रहे हैं, जो भी हमारी कैविटी है उसको फिल कर रहे हैं। तो ये जो इसका मेजरमेंट होता है ये कटिंग या फिलिंग होता है। अर्थवर्क हम कैसे करते हैं, या तो कटिंग करते हैं या फिलिंग करते हैं। तो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट आपको पूछा जा सकता है कि अर्थवर्क का यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है। ये मीटर क्यूब है या फिर क्यूमैक, मतलब कि मीटर क्यूब में हम अर्थवर्क को मेजर करते हैं। तो मोड ऑफ पेमेंट जो है, पेमेंट कितना हम देते हैं पर 100 मीटर क्यूब। मतलब कि अगर हमने बहुत बड़ा काम करवाना है तो 100 मीटर क्यूब के हिसाब से हम पैसे देते हैं। तो ये हो गया आपको कि मोड ऑफ पेमेंट क्या होता है। दिस पेमेंट इंक्लूड्स 30 मीटर लीड एंड 1.5 मीटर लिफ्ट। मतलब क्या है इसका। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि नॉमिनल लीड और लिफ्ट क्या होता है। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। लीड क्या है और लिफ्ट क्या है पहले मैं आपको बता दूं। ऐसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमें हमें एक गड्ढा बनाना है, यहाँ पर हम एक्सकेवेशन कर रहे हैं, ये अर्थ की लेवल है और यहाँ पर हमें एक्सकेवेशन करना है। तो यहाँ जो है जितना वर्टिकल डायरेक्शन में हमें जमीन को उठाना पड़ेगा तो उसे कहते हैं लिफ्ट। मतलब कि लिफ्ट जो है वो 1.5 मीटर होता है नॉमिनल लिफ्ट। और यहाँ पर लीड जो है फिर यहाँ से कहाँ तक हमें जो है इस जो है जो यहाँ पर सॉइल हमने ये अर्थवर्क किया, हमने जो एक्सकेवेट किया, इसको अगर हमें 30 मीटर तक डंप करना है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमें डंप करना है, तो इसे कहेंगे लिफ्ट। तो ये चीज आपको याद रखनी। सॉरी, लीड, इसको कहेंगे लीड। तो लीड है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कितनी है, कहां तक हमें डंप करना है इसको। और लिफ्ट जो होता है वो होता है वर्टिकल डायरेक्शन में कितना करना है। तो लिफ्ट हो गया ये कितना खोदना है हमें, और लीड हो गया 30 मीटर। तो इस ये जो है ये इंक्लूड किया जाता है जब हम अर्थवर्क का पैसा देते हैं किसी बंदे को। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। नॉमिनल लीड जो होता है वो होता है आपके पास लीड 30 मीटर और लिफ्ट जो है 1.5 मीटर। अगर हमें 30 मीटर से ज्यादा पे डंप करना है या फिर 1.5 मीटर से ज्यादा डीप हमें जो है एक्सकेवेशन करनी है, उसके लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा। तो अगर हमें इतना ही इसके अंडर ही काम करवाना है तो उसके लिए नॉमिनल कास्ट ही होता है, मतलब कि हमें पता होता है। तो लीड पूछा जा सकता है, 30 मीटर लीड होता है और 1.5 मीटर हमारे पास लिफ्ट होता है। तो लीड क्या है, लीड रिप्रेजेंट द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द सॉइल, हॉरिजॉन्टली हमें कहां तक सॉइल को डंप करना है। लिफ्ट जो है रिप्रेजेंट द वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द सॉइल, मतलब कि हमें कितना खोदना है उसे कहेंगे लिफ्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास सरफेस के एक्सकेवेशन। सरफेस एक्सकेवेशन हम किसे कहते हैं। सरफेस एक्सकेवेशन जो है, सरफेस एक्सकेवेशन आपको पहले ही पता होना चाहिए कि सरफेस एक्सकेवेशन जो होता है उसे हम मीटर स्क्वायर, अगर हमारे पास 10 मीटर स्क्वायर तक अगर हमें एरिया जो है उसको एक्सकेवेट करना है, मतलब कि हमें कितना एरिया एक्सकेवेट करना है, 10 मीटर स्क्वायर का एरिया हमें एक्सकेवेट करना है, तो उसे हम कहेंगे सरफेस एक्सकेवेशन। और विड्थ ऑफ द वर्क जो है, विड्थ ऑफ द वर्क जो है वो 1.5 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और डेप्थ जो है वो 30 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब कि जो डीप हम कर रहे हैं, ये जो डेप्थ है इसकी अगर ये 30 सेंटीमीटर है तो इसे क्या कहते हैं हम, इसे हम कहते हैं सरफेस एक्सकेवेशन। मतलब कि 10 मीटर स्क्वायर का एरिया हमें एक्सकेवेट करना है और इसकी विड्थ जो है 1.5 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और डेप्थ जो है इसकी एक्सकेवेशन की वो 30 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो हम इसे सरफेस एक्सकेवेशन कहते हैं। तो यह चीज आपको याद रखनी है। तो ज्यादातर डेप्थ के बारे में पूछा जाता है कि डेप्थ अगर हमारे पास 30 सेंटीमीटर से ज्यादा नीचे नहीं जाना है एक्सकेवेशन करना, उसे हम सरफेस एक्सकेवेशन करते हैं। तो सरफेस एक्सकेवेशन के लिए हमारे पास जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है वो मीटर स्क्वायर होता है। तो एक्सकेवेशन, जनरल एक्सकेवेशन जो होता है वो हमारे पास मीटर क्यूब में होता है। लेकिन अगर सरफेस एक्सकेवेशन है, मतलब कि हमें डेप्थ 30 सेंटीमीटर से ज्यादा डीप नहीं जाना है, तो हम उसे क्या कहते हैं, सरफेस एक्सकेवेशन कहते हैं। और यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो होता है वो मीटर स्क्वायर होता है। तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है।
एरिया ऑफ अर्थ वर्क अगर हमारे पास 10 मीटर स्क्वायर है, विड्थ ऑफ द वर्क जो है वो 1.5 मीटर से ज्यादा है और डेप्थ जो है वो 30 सेंटीमीटर से कम है, तो सरफेस एक्सकेवेशन कहते हैं। तो सरफेस एक्सकेवेशन का यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो होता है वो 10 मीटर स्क्वायर होता है, और मोड ऑफ पेमेंट जो होता है वो ऐसे ही 100 मीटर स्क्वायर, मतलब कि 100 मीटर स्क्वायर पे इतना रेट लगेगा, अगले 100 मीटर स्क्वायर पे इतना रेट लगेगा, उस हिसाब से करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास सोलिंग। सोलिंग क्या होता है? सोलिंग होता है फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ पर ये जमीन है, ये जमीन है, इसकी बियरिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम ब्रिक लेयर इस पे लगा देते हैं। तो ब्रिक लेयर को लगाना ताकि इसकी जो है बियरिंग कैपेसिटी थोड़ी ठीक ठाक हो जाए, उसे हम कहते हैं सोलिंग। समझ में आ गया आपको सोलिंग क्या होता है? तो सोलिंग आपको समझ में आ गया। When the soil is soft, अगर हमारे पास सॉफ्ट सॉइल है, one layer of the rigid material is applied over the soil, this is known as soiling। तो हम क्या रिजिड मटेरियल को ही लगाते हैं उसके ऊपर, ताकि वो उसकी जो है सॉफ्टनेस कम हो जाए, मतलब कि उसकी बियरिंग कैपेसिटी ज्यादा हो जाए। तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो होता है वो मीटर स्क्वायर होता है। मीटर स्क्वायर में सोलिंग की मेजरमेंट करते हैं। तो आपको सीधा पूछा जा सकता है कि सोलिंग की मेजरमेंट हम किस में करते हैं? मीटर स्क्वायर में करते हैं। मेथड्स ऑफ पेमेंट जो होता है पर मीटर स्क्वायर, मतलब कि एक मीटर स्क्वायर में इतना रेट लगेगा और 10 मीटर स्क्वायर में फिर इतना रेट लगेगा। तो पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से हम पैसा देते हैं। रिजिड मटेरियल में भी ड्राई ब्रिक्स और स्टोन, तो हम ब्रिक की सोलिंग भी कर सकते हैं और स्टोन की सोलिंग भी कर सकते हैं। तो हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, सीधा डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, फॉर द कन्वेंशनल साइज ऑफ ब्रिक। पहले आपको ब्रिक का कन्वेंशनल साइज पता होना चाहिए, वो होता है 250 mm इंटू 125 mm इंटू 75 mm, हमारे पास जो है कन्वेंशनल साइज ऑफ ब्रिक है। तो फ्लैट सोलिंग के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास नंबर ऑफ ब्रिक्स पर मीटर स्क्वायर 32 आती है, और नंबर ऑफ ब्रिक्स जो है वो पर मीटर स्क्वायर जो है वो 54 आती है एज सोलिंग के लिए। फ्लैट सोलिंग के लिए 32 ब्रिक्स और एज सोलिंग के लिए 54 ब्रिक्स। मतलब क्या है हमारे पास? मतलब यह है कि अगर हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर का एरिया है, 1 मीटर स्क्वायर का एरिया है, तो इसमें जो है कन्वेंशनल साइज ऑफ ब्रिक्स अगर हम लगाएंगे तो हमें 32 ब्रिक्स लगाने पड़ेंगे ताकि ये हम फुल करें 32 ब्रिक्स। और अगर हम एज सोलिंग करेंगे, एक होता है ब्रिक का अगर हम फ्लैट साइड ऊपर को रखेंगे, मतलब कि अगर हमारे पास ये ब्रिक है, इसका हम ये हमारा इसका साइज होगा 250 और ये होगा 125 और ये होगा 125। अगर ये वाला साइज हम रखेंगे ऊपर की तरफ तो इसको हम कहते हैं फ्लैट सोलिंग। और अब आ जाता है एज सोलिंग। क्या होता है एज सोलिंग? वो होता है कि अगर हम ये वाला साइड रखेंगे 250 वाला, और जो ये विड्थ है, विड्थ वाला कौन सा रखेंगे? 75 सेंटीमीटर वाला। अगर हम ऐसे ब्रिक को ऐसे ऐसे रखेंगे, एक हो गया ब्रिक को ऐसे रखना, दूसरा हो गया ऐसे ऐसे रखना, तो ये जो है एज सोलिंग के केस में हमारे पास 54 नंबर ऑफ ब्रिक्स जो है 1 मीटर स्क्वायर में लगती है। तो ये कन्वेंशनल ब्रिक्स के लिए पूछा जा सकता है कि आपके लिए फ्लैट सोलिंग में 32 और एज सोलिंग में 54 नंबर ऑफ ब्रिक्स लगती है। तो ये आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, इसमें उतना कुछ नहीं करना होता है। अगर आपको ये कैलकुलेट करना है 32 कैसे आया, तो आपको क्या करना है, 1 मीटर स्क्वायर एरिया है, डिवाइड बाय एक ब्रिक का एरिया कितना होगा, अगर ये मीटर स्क्वायर में है तो ये भी हमें मीटर में लेना है। फ्लैट सोलिंग के लिए ये और ये साइड ऊपर की तरफ होगा, तो ये आ जाएगा 0.250 इंटू 0.125, तो इसका जो है आंसर आ जाएगा 32। और अगर आपको जो है एज सोलिंग के लिए करना है तो 1 मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय एज सोलिंग के लिए ये आ जाएगा 0.125 इंटू, सॉरी इस वक्त क्या होगा एज सोलिंग के लिए 250 0.250 इंटू 0.075, इसकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपके पास 54 के इक्वल। तो ये होता है हमारे पास जो है सोलिंग के लिए हम क्या करते हैं, सोलिंग के लिए या तो ब्रिक से सोलिंग करते हैं और या फिर स्टोन से सोलिंग करते हैं। तो सोलिंग के लिए हम मेजरमेंट मीटर स्क्वायर में करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास ब्रिक वर्क जो होता है या मैसनरी वर्क। तो ब्रिक वर्क के बारे में आपको पूछा जाता है। ब्रिक वर्क जो भी होता है वो मीटर क्यूब में हम करते हैं। फॉर पार्टीशन वॉल्स 4 इंच वाल, जो हमारे पास 4 इंच वाली वॉल्स होती है उसके लिए हम मीटर स्क्वायर में करते हैं। ये आपको याद रखना है, जो हम पार्टीशन वॉल लगाते हैं, हाफ ब्रिक, जो हमारे पास हाफ ब्रिक वॉल होती है जो बीच में लगाया जाता है पार्टीशन वॉल, तो उसके लिए मीटर स्क्वायर में करते हैं। हनीकॉम्ब वॉल जो होता है उसके लिए भी मीटर स्क्वायर में करते हैं। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी होती है।
तो ब्रिक मेसनरी आपको पता ही है मीटर क्यूब में हम करते हैं, लेकिन हमारे पास पार्टीशन वाल और हनीकॉम्ब वाल के लिए मीटर स्क्वायर में करते हैं। हनीकॉम्ब वाल में आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, हनीकॉम्ब वाल हो गया ये डेकोरेशन के लिए हम ऐसे वाल कुछ बनाते हैं, बीच में गैप छोड़ के ऐसे इसके ऊपर एक ब्रिक रखेंगे, इसके ऊपर ऐसे ये जो गैप्स है ये खुली होती है, ये वाली गैप्स, तो इसे कहते हैं हनीकॉम्ब ब्रिक वाल। तो हनीकॉम्ब ब्रिक वाल की हम मीटर स्क्वायर में करते हैं और पार्टीशन वाल की भी जो है मीटर स्क्वायर में करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं फॉर ओपनिंग एरिया इन द वॉल्स अप टू 1000 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ओपनिंग 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर तक है, अगर हमारे पास कोई ओपनिंग है, फॉर एग्जांपल वॉल में कोई छोटा सा छेद है, हमने रखा है किसी वेंटिलेशन वगैरह के लिए, अगर इसका जो है एरिया 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर से कम है या 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर तक है, तो इसके लिए हम डिडक्शन कुछ नहीं करते हैं। इसके लिए हम पूरे वाल का कैलकुलेट करेंगे, ये वाला छोटा एरिया जो है वो माइनस नहीं करेंगे इसमें, यही होता है डिडक्शन। मतलब कि हम पूरी वाल का एरिया निकालेंगे, तो ये वाला छोटा एरिया जो है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर से छोटा एरिया, इसको हम डिडक्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं ओपनिंग एरिया मोर देन 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर डिडक्शंस आर अप्लाइड। मतलब कि अगर हमारे पास 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर से ऊपर एरिया है, अब हमारे पास ये वाल है, वाल में कुछ फॉर एग्जांपल वेंटिलेशन के लिए हमने 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर से ज्यादा की गैप दी हुई है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हमें डिडक्शन करना पड़ता है। 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर से नीचे तो नो डिडक्शन, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर से ज्यादा तो डिडक्शन हमें करना पड़ता है। फॉर एंड्स ऑफ द क्रॉस सेक्शन बीम अप टू 500 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया नो डिडक्शन इज अप्लाइड। मतलब कि एंड ऑफ बीम के क्रॉस सेक्शन पे, क्रॉस सेक्शनल एंड पे अगर हमारे पास एरिया जो है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर तक एरिया है, उसके लिए हम डिडक्शन नहीं करते हैं। और अगर हमारे पास फॉर एंड्स क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम, अगर हमारे पास क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम जो है वो 500 सेंटीमीटर स्क्वायर से ज्यादा है, तो डिडक्शन वहां पर की जाती है। मतलब क्या है इसका, हमारे पास अगर एक वाल है, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल वाल है, वाल के ऊपर जो है अगर बीम आ रहा है, ये बीम इसका अगर 500 सेंटीमीटर स्क्वायर तक है, तो इसके लिए डिडक्शन नहीं करनी होती है। और अगर ये फॉर एग्जांपल ये जो है बीम जो है, अगर इस बीम का जो है एरिया 500 सेंटीमीटर स्क्वायर से ज्यादा है, तो इसके लिए डिडक्शन हम करते हैं। तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि डिडक्शन हम कहां पर करेंगे, कहां पर नहीं करेंगे। तो ब्रिक मेसनरी के लिए आपको यूनिट ऑफ मेजरमेंट मीटर क्यूब में पता होना चाहिए, पार्टीशन वाल के लिए मीटर स्क्वायर, हनीकॉम्ब के लिए मीटर स्क्वायर। और हमारे पास ओपनिंग एरिया 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर तक कोई डिडक्शन नहीं करते हैं, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर से ऊपर होगा तो डिडक्शन करते हैं। क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम अगर 500 सेंटीमीटर स्क्वायर तक है तो कोई डिडक्शन नहीं करते। और अगर हमारे पास एंड्स पे क्रॉस सेक्शन जो है वो 500 सेंटीमीटर स्क्वायर से ज्यादा है, तो हम डिडक्शन करते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारे पास आरसीसी। आरसीसी भी आपको पता ही है, आरसीसी की मेजरमेंट जो है वो मीटर क्यूब में की जाती है। रीइंफोर्समेंट मेजरिंग यूनिट, रीइंफोर्समेंट किस में मेजर करते हैं, तो रीइंफोर्समेंट मेजरिंग यूनिट जो होता है वो टन्स होता है। आपको ये याद रखना है, रीइंफोर्समेंट को हम टन्स में मेजर करते हैं, या फिर केजी में, कहीं कहीं पर केजी भी लिखा हुआ है। तो रीइंफोर्समेंट मेजरमेंट आपको याद रखना है कि वो टन में हम करते हैं। डेंसिटी ऑफ द स्टील 7850 आपको पता ही है। और मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द बार जो होता है वो डी स्क्वायर बाय 162.2 के इक्वल होता है। मतलब कि डी होता है डायमीटर ऑफ बार। आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर हमारे पास 8 mm वाला बार है, 8 mm का बार है, तो आप बताइए कि उसका वेट पर यूनिट लेंथ कितना होगा। तो आप यहां पर रखेंगे 8 स्क्वायर डिवाइड बाय 162.2, 8 स्क्वायर डिवाइड बाय 162.2, हमारे पास 8 8 64 डिवाइड बाय 162.2। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे, जो आपके पास आ जाएगा वही होगा वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ द बार। तो ऐसे ही आपको 10 के लिए 10 स्क्वायर बाय 162.2, 12 के लिए 12 स्क्वायर बाय 162.2, तो ऐसे आप वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ द बार निकाल सकते हैं। इस पे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट है फॉर कैलकुलेशन ऑफ द कंक्रीट वॉल्यूम ऑफ स्टील इज नॉट डिडक्टेड फॉर द आरसीसी वर्क। अगर हम आरसीसी का वर्क कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम स्लैब के लिए, ये हमारे पास एक स्लैब है, ये इसकी लेंथ है, फॉर एग्जांपल ये स्लैब की लेंथ है।
हम क्या करते हैं, हम इस स्लैब का ऐसे एरिया निकालते हैं और लेंथ से मल्टीप्लाई किया तो पूरे स्लैब का हमारे पास कंक्रीट निकल के आ जाएगा। लेकिन कंक्रीट के अंदर हमारे पास स्टील भी दिया होता है, तो इस स्टील को हम डिडक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो है, ये स्टील जो है इस एरिया का 1% से 2% होता है। ज्यादातर जो भी हमारे पास बीम्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं कंक्रीट आरसीसी मेंबर्स, उसमें ये स्टील जो है इसका एरिया बहुत ही कम होता है एज कंपेयर टू कंक्रीट। तो इसीलिए ये जो कंक्रीट है इसमें हम डिडक्शन नहीं करते हैं। तो आरसीसी वर्क के लिए हम कोई डिडक्शन नहीं करते हैं रीइंफोर्समेंट के लिए। लेकिन इन केस ऑफ द स्टील रीइंफोर्समेंट 5% क्वांटिटी ऑफ द स्टील इज प्रोवाइडेड फॉर द रिवेटेड एंड बोल्टेड कनेक्शन। अगर हम स्टील रूफ बना रहे हैं, स्टील रूफ आपको पता ही है, आजकल जो बिल्डिंग्स पे रूफ बनाते हैं वो स्टील का बनाते हैं, उसके लिए 5% जो क्वांटिटी ऑफ द स्टील जो है वो रिवेट्स एंड बोल्ट कनेक्शंस के लिए ऐड किया जाता है उसमें। मतलब कि आपको ये पता है कि इतना हमें चाहिए, जो है स्टील रूफ के लिए इतना हमें स्टील चाहिए, तो उसमें 5% क्वांटिटी जो होती है वो किसकी होती है, एक तो बोल्ट और नट बोल्ट वगैरह जो होती है उसके लिए 5% क्वांटिटी होती है। फॉर वन डोर 6 होल्ड फास्ट आर प्रोवाइडेड। जो एक डोर होता है उसके लिए होल्ड फास्ट जो प्रोवाइड किए जाते हैं उसे हम 6 होल्ड फास्ट प्रोवाइड करते हैं। फॉर वन विंडो 4 होल्ड फास्ट आर प्रोवाइडेड। तो विंडो के लिए 4 होल्ड फास्ट प्रोवाइड करते हैं और डोर के लिए 6 होल्ड फास्ट प्रोवाइड करते हैं। थोड़ा इसको रिवाइज कर देना एक दो बार, तो ये चीजें जो है दिमाग में रह जाएंगी। मैक्सिमम वेट ऑफ ईच होल्ड फास्ट इज 1 to 1.5 kg। हर एक होल्ड फास्ट का जो वेट होता है वो हम 1 to 1.5 kg ले लेते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास थ्रेडिंग ऑफ स्टील। तो थ्रेडिंग ऑफ स्टील जो होता है, थ्रेडिंग ऑफ स्टील रनिंग सेंटीमीटर्स में हम करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टील जो है, स्टील की थ्रेडिंग जो होती है, मतलब कि स्टील को अगर हमें कहीं पर थ्रेडिंग करनी है, थ्रेडिंग आपको पता ही है, थ्रेडिंग ये जो है ये सेंटीमीटर्स में हम मेजर करते हैं। तो आपको सीधा पूछा जाएगा कि थ्रेडिंग ऑफ स्टील किस में हम मेजर करते हैं, तो रनिंग लेंथ में मेजर करते हैं, मतलब कि सेंटीमीटर्स में मेजर करते हैं। तो थ्रेडिंग हम सेंटीमीटर्स में मेजर करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास डैम्प प्रूफ कोर्स, डीपीसी। डीपीसी जो होता है, डीपीसी आपको पता ही है कि डीपीसी हम कैसे प्लिंथ लेवल पे डालते हैं ताकि जो है हमारा मॉइस्चर जो है ऊपर सुपर स्ट्रक्चर में नहीं चला जाए, उसे हम डीपीसी कहते हैं। डीपीसी कंसिस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड वाटर प्रूफिंग अरेंजमेंट प्रोवाइडेड ऑन द प्रोवाइडेड विद सीमेंट कंक्रीट। तो ये जो है हम सीमेंट कंक्रीट से प्रोवाइड करते हैं। यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो होता है वो मीटर स्क्वायर होता है। हालांकि आर जो हमारे पास सीमेंट कंक्रीट होता है उसके लिए तो हम मीटर क्यूब में करते हैं, लेकिन डीपीसी के लिए आपको स्पेशली याद रखना होता है कि हम मीटर स्क्वायर में करते हैं, क्योंकि इसकी हाइट जो है हमारे पास हमें पता होती है कि इसकी हाइट क्या होती है। तो इसीलिए इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो होता है वो मीटर स्क्वायर से हम मेजर करते हैं। क्योंकि हम बोलते हैं कि 2 इंच का जो है डीपीसी लगाओ, 2.5 इंचेस का डीपीसी लगा, तो हम ऐसे करते हैं ना। तो इसीलिए जो है हाइट हमें पता होती है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट मीटर स्क्वायर में हम करते हैं। थिकनेस ऑफ डीपीसी 2 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर तक हम रखते हैं। तो एवरेज डीपीसी, अगर आपको ऐसा पूछा जाएगा कि डीपीसी की रेंज क्या है, 2 to 4 सेंटीमीटर, और अगर आपको ऐसा पूछा जाए एक ही वैल्यू जो दी होगी, तो आपको 2.5 सेंटीमीटर पे टिक करना है कि डीपीसी जो है वो 2.5 सेंटीमीटर हम प्रोवाइड करते हैं। डीपीसी इज प्रोवाइडेड एट प्लिंथ लेवल। तो ये पहले ही बताया मैंने आपको, डीपीसी इज नॉट प्रोवाइडेड एट द डोर ओपनिंग। डोर ओपनिंग पे डीपीसी हम नहीं प्रोवाइड करते हैं। डीपीसी इज बेसिकली कंसिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड सीमेंट कंक्रीट M20 और M15 मिक्सड विद द वाटर प्रूफिंग मटेरियल। तो डीपीसी के लिए हम M20 या M15 ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करते हैं और वाटर प्रूफिंग मटेरियल भी इसके साथ ऐड किया गया होता है। तो आरसीसी परसेंटेज आपको ये याद रखना है, बीम के लिए आरसीसी की परसेंटेज जो रीइंफोर्समेंट की परसेंटेज है वो होती है 2 to 3% ऑफ रीइंफोर्समेंट। मतलब कि जो हमारे पास कंक्रीट का मटेरियल है उसका 2 से 3% जो है वो बीम में रीइंफोर्समेंट हम प्रोवाइड करते हैं। कॉलम के लिए 5% होता है और स्लैब के लिए 1 to 2% हम स्टील प्रोवाइड करते हैं। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये आरसीसी में भी हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास प्लास्टरिंग वर्क। तो प्लास्टरिंग वर्क में भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, बल्कि ज्यादा क्वेश्चन बनने की चांसेस जो है प्लास्टरिंग वर्क में होते हैं। तो प्लास्टरिंग के बारे में हम पढ़ रहे हैं। प्लास्टरिंग में हमारे पास थिकनेस जो होती है, हम 12 mm का प्लास्टर भी लगाते हैं, 15 mm का, 20 mm का प्लास्टर लगाते हैं। तो थिकनेस जो अगर आपसे पूछी जाए तो ज्यादातर हम, अगर आपसे ये पूछा जाए कि थिकनेस ऑफ प्लास्टर क्या होती है,
12 mm आपको दिखेगा तो 12 mm आप टिक कर लेना। तो हालांकि हम ये भी लगाते हैं लेकिन ज़्यादातर हम जो है 12 mm की थिकनेस ऑफ प्लास्टरिंग लगाते हैं। तो मेजरमेंट यूनिट जो होता है वो मीटर स्क्वायर में हम करते हैं इसकी मेजरमेंट विद स्पेसिफाइड थिकनेस ऑफ प्लास्टर। जो इसकी थिकनेस ऑफ प्लास्टर हमें दी होती है कि 15 mm की करनी है या 20 mm की करनी है या 12 mm की प्लास्टरिंग करनी है, और जो मेजरमेंट हम करते हैं वो मीटर स्क्वायर में करते हैं। नो डिडक्शन इज अप्लाइड फॉर द एंड्स ऑफ द बीम। एंड्स ऑफ बीम के लिए हम जो है कोई डिडक्शन अप्लाई नहीं करते हैं क्योंकि वो बहुत ही छोटा एरिया होता है। तो ओपनिंग अगर हमारे पास है, जैसे मैंने ओपनिंग के लिए ब्रिक वर्क में बताया था, तो यहां पर ओपनिंग वही होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वॉल है, तो वॉल में कुछ ओपनिंग है, यह है ओपनिंग वॉल में। तो हम पूरे वॉल की जो है प्लास्टरिंग कैलकुलेट करेंगे लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ये आ जाएगी हमारे पास, हमें कितनी प्लास्टरिंग करनी है, ये आ जाएगा पूरा एरिया। हम डबल लेते हैं क्योंकि इस वॉल को हम ये मानते हैं कि यहाँ इस साइड भी प्लास्टरिंग करनी है और अगले साइड भी प्लास्टरिंग करनी है, तो दो साइड पे हम प्लास्टरिंग करते हैं एक वॉल को। तो अगर हमारे पास एरिया जो है ओपनिंग का एरिया, अगर हमारे पास 0.5 मीटर स्क्वायर तक एरिया है, तो इसके लिए नो डिडक्शन, कोई डिडक्शन नहीं करनी है, माइनस नहीं करना है इसको। मतलब कि हम सीधा लेंथ इनटू ब्रेड्थ निकालेंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा। लेकिन हमारे पास अगर इस ओपनिंग का एरिया 0.5 टू 3 मीटर स्क्वायर है, 0.5 से 3 मीटर स्क्वायर तक हमारे पास एरिया है, तो हमें सिंगल साइड डिडक्शन करनी है, मतलब कि एक साइड वाली डिडक्शन करनी है। हालांकि ये डिडक्शन जो इस साइड भी होनी चाहिए और पीछे वाली साइड भी होनी चाहिए, तो हम एक ही साइड से डिडक्शन करते हैं। और अगर हमारे पास जो एरिया जो है ओपनिंग एरिया जो है वो 3 मीटर स्क्वायर का होता है, तो हम डबल साइड डिडक्शन करते हैं, दोनों साइड में हम इसको डिडक्ट करते हैं, माइनस करते हैं प्लास्टरिंग केस में। तो ये चीजें आपको याद रखनी है क्योंकि इस पे जो है मैक्सिमम टाइम इस पे क्वेश्चन बनता है कि प्लास्टरिंग जो है कब हम डिडक्ट करते हैं कब नहीं करते हैं। 0.5 मीटर स्क्वायर तक ओपनिंग है तो कोई डिडक्शन नहीं करते हैं। 0.5 टू 3 मीटर स्क्वायर तक हमारे पास एरिया है, सिंगल साइड डिडक्शन करते हैं। और 3 मीटर स्क्वायर से ज्यादा हमारे पास एरिया है तो उसके लिए डबल साइड डिडक्शन करते हैं, दो साइड से डिडक्शन करते हैं। प्लास्टरिंग वर्क इज ऑलवेज प्रोवाइडेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द वॉल। जो भी हम प्लास्टरिंग वर्क कैलकुलेट करते हैं वो दोनों साइड ऑफ वॉल के लिए हम कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास पॉइंटिंग क्या होता है। पॉइंटिंग आपको पता ही है, पॉइंटिंग हमारे पास आप देख सकते हैं, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल जो ब्रिक वर्क होता है, तो ब्रिक वर्क में जो ये जगह होती है तो इसको हम फिल करने के लिए जो मटेरियल यूज करते हैं इसे ही हम पॉइंटिंग कहते हैं। तो पॉइंटिंग क्या होता है, पॉइंटिंग रिप्रेजेंट द वाटर सील दैट इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ द सीमेंट मोटार बिटवीन द ब्रिक वर्क। मतलब कि ब्रिक वर्क में जो हम लगाते हैं उसे हम पॉइंटिंग कहते हैं। पॉइंटिंग इज जनरली प्रोवाइडेड फॉर द मेंबर्स विच आर एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेयर और आउटसाइड स्ट्रक्चर्स विच इन विच प्लास्टरिंग इज नॉट डन। तो जहां पर हम प्लास्टरिंग वगैरह नहीं करते हैं वहां पर हम डिजाइन के लिए जो पॉइंटिंग प्रोवाइड करते हैं। तो मेजरमेंट यूनिट जो होता है इसका मीटर स्क्वायर में, ये हम मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। मतलब कि अगर आपको एक वॉल का करवाना है ये पॉइंटिंग का काम, तो आप बोलेंगे हमें इतने मीटर स्क्वायर का वॉल है तो उसमें आप कितना लोगे पैसा, मतलब कि मीटर स्क्वायर में इसकी मेजरमेंट होती है, पॉइंटिंग की मेजरमेंट मीटर स्क्वायर में होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास कॉर्निस। कॉर्निस आपसे पूछा जाता है, तो कॉर्निस का जो होता है वो रनिंग मीटर में हम करते हैं। तो कॉर्निस क्या होता है, पहले मैं आपको कॉर्निस बताऊं। कॉर्निस होता है फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक वॉल है, तो हम यहाँ पर रूम के अंदर जो वॉल होती है हम यहाँ पर जो है थोड़ा काम करवाते हैं। आपने देखा होगा जो है डिजाइन वगैरह निकालते हैं ऊपर, तो इसे हम कॉर्निस कहते हैं। तो कॉर्निस जो होता है इसकी जो मेजरमेंट हम मीटर्स में करते हैं, मतलब कि हमें 10 मीटर में कॉर्निस का काम करना होता है तो उसके हिसाब से हम पैसे लेते हैं। तो यह चीज होती है कॉर्निस। कॉर्निस क्या होता है, जो हम कॉर्नर पे ऊपर जो वॉल के ऊपर जो होता है वहां पर डिजाइन करते हैं उसे हम कॉर्निस कहते हैं। तो इसका मेजरमेंट यूनिट क्या होता है, रनिंग लेंथ जो होता है, या फिर मीटर में हम इसकी मेजरमेंट करते हैं। तो कॉर्निस आपको याद रखना है, कॉर्निस के लिए रनिंग लेंथ में मेजर करते हैं या फिर मीटर्स में मेजर करते हैं। इसके बाद आ जाता है ड्रिप कोर्स। ड्रिप कोर्स जो हमारे पास होता है इसकी मेजरमेंट यूनिट भी होती है मीटर या फिर रनिंग लेंथ। और ग्रू कोर्स जो होता है हमारे पास उसके लिए भी रनिंग लेंथ में हम मेजर करते हैं, मीटर्स में मेजर करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास पेंटिंग। पेंटिंग के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। पेंटिंग जो है उसकी मेजरमेंट हम मीटर स्क्वायर में करते हैं। एंड्स ऑफ बीम के लिए कोई डिडक्शन नहीं करते हैं
ओपनिंग अप टू 0.5 मीटर स्क्वायर कोई डिडक्शन नहीं, जैसे प्लास्टरिंग में 0.5 टू 3 मीटर स्क्वायर सिंगल साइड डिडक्शन, और ओपनिंग एरिया ग्रेटर देन 3 मीटर स्क्वायर डिडक्शन ऑन बोथ साइड्स। जैसे मैंने प्लास्टरिंग में बोला वैसे ही हम पेंटिंग, डिस्टेम्परिंग एंड वाइट वॉशिंग या कलर वॉशिंग जो होती है उसमें सब प्लास्टरिंग जैसे ही होता है। तो प्लास्टरिंग और पेंटिंग वगैरह जो है वो सेम टू सेम होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास स्टील डोर, स्टील गेट, स्टील शटर जो होते हैं उनका मेजरमेंट यूनिट जो होता है वो मीटर स्क्वायर में होता है। मोड ऑफ पेमेंट जो होता है पर केजी में होता है या फिर क्विंटल्स में होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, मीटर स्क्वायर में मेजरमेंट होती है, मोड ऑफ पेमेंट जो होता है वो केजी में या फिर क्विंटल्स में। हम स्टील को जो है पहले वेट करते हैं, उसके बाद जो है उसके हिसाब से हम पैसा देते हैं। तो जो मेजरमेंट यूनिट होता है मीटर स्क्वायर में होता है, और जो हम मोड ऑफ पेमेंट होता है हमारे पास वो क्विंटल्स में होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास आरसीसी, कैंटिलीवर और सनशेड्स। जो हमारे पास आरसीसी कैंटिलीवर होते हैं या फिर सनशेड्स होते हैं, जो खिड़की के ऊपर हम आज सनशेड लगाते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। मेजरमेंट यूनिट जो होता है वो मीटर क्यूब में हम मेजर करते हैं, क्योंकि आरसीसी होता है रीइंफोर्स पर केजी और क्विंटल। रीइंफोर्समेंट जो होता है वो पर केजी या क्विंटल्स में हम मेजर करते हैं, ये मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। नेक्स्ट आ जाते हैं वुड वर्क। वुड वर्क जो होता है डोर्स, विंडोज, पैनल्स, बैटन्स जो है, जो वुड वर्क का काम होता है डोर्स, विंडोज वगैरह के लिए, वो हम मीटर स्क्वायर करते हैं। लेकिन जो फ्रेम होते हैं ना, फ्रेम का मीटर क्यूब में होता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। पहले क्या होता है हमारे पास वुड वर्क के केस में, जो हम चुकाट, जिसे चुकाट कहते हैं हम, ये होता है चौकाट, इसको अंग्रेजी में चौकाट कहते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये जो फ्रेम होता है ना, ये जो चौकाट बना हुआ होता है इसका मीटर क्यूब में करते हैं। और जो अंदर वाला वुड वर्क होता है, फॉर एग्जांपल हमने डोर बना दिया यहाँ पर, तो डोर का जो है वो मीटर स्क्वायर में आ जाएगा मेजरमेंट, और ये चौकाट जो है इसका मीटर क्यूब में आता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। जो फ्रेम होते हैं, जिन फ्रेम के अंदर हम फिर जो है वुडन डोर लगाते हैं, तो फ्रेम्स का मीटर क्यूब में, और जो डोर्स, विंडोज वगैरह है उसका मीटर स्क्वायर में। और ग्राउटिंग ऑफ क्रैक्स जो है वो मीटर रनिंग लेंथ में हम मेजर करते हैं। मतलब कि अगर क्रैक्स है उसमें ग्राउटिंग कर रहे हैं हम, तो क्रैक्स को फिल करने के लिए, फॉर एग्जांपल ये हमने आरसीसी का वर्क किया हुआ है, यहाँ पर क्रैक्स लगे हैं, तो हम मीटर के हिसाब से मेजरमेंट करते हैं। 1 मीटर में हमें फॉर एग्जांपल ग्राउंडिंग करनी है तो उसके लिए कितना कॉस्ट लगेगा, इसका मीटर में हम करते हैं। एक्सप्लोजिव मटेरियल जो होता है वो केजी या क्विंटल में हम मेजर करते हैं। इलेक्ट्रिक फिटिंग पूछा जाता है, नंबर ऑफ पॉइंट्स, ये तो आपने देखा भी होगा घर में भी, जो फिटिंग वाला आता है तो वो भी बोलता है कि नंबर ऑफ पॉइंट्स में पॉइंट्स के हिसाब से पैसे लूंगा। तो इसमें कुछ ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है। गिलास वर्क जो होता है, गिलास वर्क जो है क्वांटिटी ऑफ गिलास जो है मीटर स्क्वायर में हम, और फिक्सिंग ऑफ द गिलास जो है वो नंबर ऑफ गिलास के हिसाब से हम लेते हैं। मतलब कि अगर हमें गिलास लेके आना है तो मीटर स्क्वायर में लेके आएंगे, और फिक्सिंग जो है, जो लगाने वाला है, वो नंबर ऑफ गिलास के हिसाब से आपसे पैसे लेगा। तो गिलास वर्क के बारे में भी आपको ये पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास सैनिटरी पाइप्स जो होती है, सैनिटरी पाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन पाइप्स, ये रनिंग लेंथ और मीटर में हम मेजर करते हैं। तो ये चीज़ आपके सैनिटरी पाइप्स आपको पता ही है, रनिंग लेंथ या फिर मीटर्स में, मतलब कि इतने मीटर की हमें पाइप लगानी है, डिस्ट्रीब्यूशन पाइप लगानी है या फिर सैनिटरी पाइप लगानी है, तो पाइप को हम मीटर्स में मेजर करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये कल वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिविल इंजीनियर FBH को। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।